Hello everyone, welcome to Techno Heralds Online. In this video, we are going to deal with human resource planning's scope, characteristics, and also with strategy formulation. So let's start our video. अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अब हम लोग वो पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो क्या है? वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ये हमेशा चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आज चल रहा है और कल नहीं चलेगा। तो हमेशा दिन रात, ऐसा नहीं कि हफ्ते में पूरे 24 घंटे में 1 घंटा ही इनका काम है, या फिर हफ्ते के 7 दिन में बस 2 दिन का काम है, या 365 दिन में बस 300 दिन के काम है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? 365 डेज का काम है, नॉन स्टॉप। हमेशा आपको किसी ना किसी चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आपको एक टाइम स्लॉट नहीं चुन सकते हैं कि दिन के इस समय में, यानी 5 से 6 बजे मैं एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का काम कंप्लीट करूंगा और फिर मैं कुछ और काम करूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो क्या है? वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये क्या इंश्योर कराता है? ये इंश्योर कराता है, इंश्योर्स द ensure the placement of right man at the right job at the right time। ये एटलीस्ट ये कोशिश करता है कि वो क्या कोशिश करता है? ये कोशिश करता है कि राइट मैन यानी सही आदमी, सही एट द राइट जॉब एट द राइट जॉब। ठीक है, वो इंश्योर कराता है क्या? कि राइट मैन राइट जॉब पर हो और राइट टाइम पे हो। मतलब वो इसका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो ये इंश्योर कराता है कि सही आदमी सही काम पे और सही समय पे पहुँचे, सही समय पे नियुक्त हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी लॉस नहीं हो, कोई भी तरीके की रुकावट या दिक्कत नहीं आए, ताकि आगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब सारा डिसीजन जो भी लिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो फ्यूचर को सोच के लिया जाता है, पास्ट को सोच के नहीं लिया जाता है। पास्ट से सीख लेते हैं और फ्यूचर में वो गलती ना हो, ये इस कोशिश करते हैं। तो हमेशा क्या होता है? वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। तो यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये इंश्योर कराता है कि सही आदमी सही जॉब पर और सही समय पे हो। तीसरा क्या है? कि वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड है, यानी जितना भी डिसीजन वो लेते हैं वो क्या होंगे? वो फ्यूचर से रिलेटेड होंगे, ना कि पास्ट और प्रेजेंट से। वो कोशिश ये करेंगे कि फ्यूचर हमारा बेनिफिशियल हो, फ्यूचर हमारा ब्राइट हो। इसीलिए जो भी रिक्वायरमेंट फ्यूचर ब्राइट करने के लिए आज लेने, यानी प्रेजेंट में जो भी स्टेप्स लेने ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाए, इसीलिए हम लोग वो सारे डिसीजन क्या करते हैं? फ्यूचर रिलेटेड सोच के काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद और पॉइंट्स है, देखिए determination of demand and supply। ये कोशिश करते हैं कि वो डिटरमाइन कर ले कि आने वाले समय में हमारे पास डिमांड क्या होगा और हमारी सप्लाई क्या होगी। अगर उन्हें आइडिया होगा कि आने वाले समय में डिमांड बढ़ सकता है तो वो क्या करेंगे?
उसी हिसाब से प्रोडक्शन करके अपना सप्लाई रेडी रखेंगे, यानी कि डिटर्मिनेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब जैसे देखिए कोविड सिनेरियो है, आज के समय में जो सिनेरियो है कोविड का, क्या इससे पहले किसी भी देश को आइडिया था कि कुछ ऐसा एपिडेमिक आ सकता है? नहीं। ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारे पास वैक्सीन होनी चाहिए? नहीं। तो आज के डेट में क्या है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बहुत लार्ज लेवल पे मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। तो अगर लेकिन आज से यानी 2020 से पहले क्या किसी को आइडिया था कि ऐसा हो सकता है? इसलिए हम लोग पहले ही दवाइयाँ बहुत सारी मैन्युफैक्चर करके रखें या एटलीस्ट प्रोसेस में रखें ताकि उनका एक्सपायरी ना हो और वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक रन कर सकें हमारी दवाइयाँ। नहीं। तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कोशिश ये करते हैं कि डिमांड, फ्यूचर डिमांड को क्या करें, गेस करें और उसके हिसाब से उनके सप्लाई और प्रोडक्शंस पे काम करें। इसके अलावा क्या पॉइंट्स है? इसके अलावा पॉइंट्स हैं इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। मतलब कि जो भी डिसीजन लेते हैं उनका इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है, किस तरीके से वो हमारे इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। तो उनके डिसीजंस किस तरीके से इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो आकर्षण दो तरीके के होते हैं, गुड या बैड। तो या कोशिश ये करनी होती है कि जो इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस वो क्रिएट करें वो किसी भी तरीके से बुरी ना हो। अगर अच्छी, बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है तो उनका मोटिव, सबसे मोटिव इम्पॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो इन्वायरमेंट पे किसी भी तरीके से बुरा प्रभाव नहीं कर रही है। मान के चलिए कोई ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी में खुला है, ठीक है, एक सोसाइटी जो क्लोज कंपाउंड सोसाइटी है और वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन खुला है, ठीक है। अब वहाँ पे उन्होंने खोल दिया है डीजे वाला ऑर्गेनाइजेशन और एक क्लोज सोसाइटी है जहाँ पे ओल्ड एज पीपल रह रहे हैं। तो क्या होगा, वहाँ पे लाउड नॉइज़ हो सकती हैं, ठीक है। फिर यंगस्टर्स का मूवमेंट बहुत बढ़ सकता है जिसके कारण ओल्ड एज पीपल को अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या है, वैसा सिनेरियो क्रिएट ना हो ये कोशिश करनी चाहिए। तो अगर उन्हें कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऐसा ब्रांच खोलना है जो सूटेबल इन्वायरमेंट चेक करके खोलना चाहिए जो कि आगे उनको अपलिफ्ट करने में मदद करेगा। तो ऐसा नहीं, ऐसी जगह नहीं खोलनी चाहिए जहाँ पे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, यानी कि उन्हें बचना चाहिए, किस चीज़ से, कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए ताकि कोई भी इश्यूज नहीं हो, किसी भी तरीके का इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस गलत नहीं हो। और साथ साथ इससे क्या होगा, अगर वो लोग वहाँ खोल लेते हैं और फिर वो गलत इन्फ्लुएंस पड़ेगा तो बड़े लोग क्या बोलेंगे, जो वहाँ पे ओल्ड एज पीपल हैं, जो सीनियर सिटीजन है, वो बोलेंगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ बैड। तो जो इंसान बार बार बैड 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 बोलता है तो उसका क्या बन जाता है, रेपुटेशन बैड बन जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्हें ऐसी जगह पे ब्रांच अपना खोलना चाहिए जहाँ पे यंगस्टर्स का हब हो, जहाँ पे यंगस्टर्स उस चीज़ को एंजॉय भी कर पाए और साथ में उनका रेपुटेशन, जो गुडविल है, वो अच्छा बने, गलत नहीं बने, ठीक है। ये थे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फटाफट दोबारा से, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है ये, यानी कि लगातार है। आप दिन में एक बार 1 घंटे नहीं कर सकते, हफ्ते में 2 दिन नहीं दे सकते इसको, ऐसा नहीं होता है। ये आपको बार बार करना होता है, दिन रात कॉन्टिन्यूस, ये रुकता नहीं है। फिर दूसरा क्या, इंश्योर्स द प्लेसमेंट ऑफ राइट मैन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। हमेशा ये इंश्योर कराता है कि सही इंसान सही जगह पे और सही काम कर रहा हो। उसके बाद तीसरा क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड, हमेशा कोई भी डिसीजन फ्यूचर को सोच के लिया जाता है। चौथा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकता है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे प्ले करना होगा और उसके हिसाब से डिसीजंस भी लेने होते हैं। फिर एक और क्या है, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। ये ध्यान रखना है कि कोई भी डिसीजन, जो ह्यूमन रिसोर्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई डिसीजन लेता है तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ये ध्यान रखना होता है कि जो प्लानर्स हैं उनको ध्यान रखना है कि कहीं भी किसी भी हाल में जो उनका इन्फ्लुएंस होगा ऑर्गेनाइजेशन का, इन्वायरमेंट पे गलत नहीं हो। अगर अच्छा नहीं हो रहा है फॉर द टाइमिंग, एटलीस्ट गलत भी नहीं हो। इसके अलावा और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेट्स स्टडी दैट। देखिए, उसके बाद का कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, वो क्या है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म फ्यूचर पे नहीं देखता है, क्या लॉन्ग टर्म फ्यूचर पे भी प्ले करता है। यानी कि नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट ऑल्सो प्रोवाइड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज, ठीक है।
शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज के साथ साथ वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज भी क्रिएट करता है, प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, ताकि क्या हो कि फ्यूचर के जो नीड्स हैं एचआर के वो फुलफिल हो जाए। तो होगा ट्राइज टू नहीं लिख सकते, इसमें हम लोग लिख सकते हैं not only short term but also tries to provide long-term strategies for the future requirement of HR। मतलब कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट बहुत सारे हो सकते हैं ना एचआर के रिक्वायरमेंट्स, यानी खुद के भी रिक्वायरमेंट्स को लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म दोनों को सोच के वैसे इंफॉर्मेशन, वैसे डिसीजन लेने में मदद करता है। जैसे कि क्या है, नॉट ओनली शॉर्ट टर्म, यानी कि सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, बट ऑल्सो ट्राइज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। किसको? खुद के लिए। एचआर को खुद के भी तो रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं ना, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इनका कोशिश ये होता है कि वो उस रिक्वायरमेंट को पहले से ही भांपे और उस हिसाब से डिसीजन ले, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, यानी कि शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी सोच के जो भी उनके खुद के रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल कर सके। ठीक है, ये उसके बाद लेट्स डील सम मोर पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद और पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके बाद होते हैं कि ये कोशिश करता है, कौन कोशिश करता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कोशिश ये करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सही तरीके से यूज़ किया जाए। किसका यूज़ किया जाए? ह्यूमन रिसोर्स का सही तरीके से यूज़ करके जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव कर लिया जाए। तो क्या है? It aims at achieving the organization goal. It aims at achieving the organization goal by proper utilization and effective utilization। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे। प्रॉपर एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। किसका यूटिलाइजेशन करेंगे? ह्यूमन रिसोर्स का। ठीक है, तो कोशिश क्या करती है, बोलता है कि जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उसका हम लोग क्या करेंगे, सही तरीके से प्रॉपर एंड इफेक्टिव यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो सही समय पे और सही तरीके से यूज़ हो जाए। क्या है? प्रॉपर एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। किस चीज़ के लिए, किस चीज़ पे एम करता है? हम एम करता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल, यानी कि एम करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जल्द से जल्द अचीव करने के लिए। किस तरीके से? प्रॉपर एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा होता क्या है कि ये कोशिश ये दिखाता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, ये क्लियर करता है
कि अगर कोई डिसीजन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी डिसीजन अगर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी डिसीजन हम लोग मतलब कोई भी डिसीजन जब कंपनी ले रही है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, इफेक्ट क्या पड़ता है उनके एम्प्लॉयज पे, ठीक है, क्या इफेक्ट क्या पड़ता है, किस पे, एम्प्लॉयज पे। कोई भी जब कंपनी कोई एक डिसीजन ले रही है तो वो ये ध्यान रखता है कि उनके एम्प्लॉयज पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है। अब ये इफेक्ट कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, क्या, ठीक है, इस इफेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए हमेशा ह्यूमन रिसोर्स के पास क्या होता है, हमेशा उनके पास डाटा होता है जो कि वो लोग बहुत ही स्ट्रैटेजिकली कलेक्ट करते हैं। तो उन सारे डाटा को, यानी कि उन सारे डाटा को मापदंड बना के ये डिसाइड किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ है, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, उनका जब ऑर्गेनाइजेशन कोई डिसीजन लेता है तो उनके एम्प्लॉयज़ यानी कि ह्यूमन रिसोर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और ये इफ़ेक्ट जानने के लिए किस तरीके से वो इफ़ेक्ट जानेंगे, उसके लिए वो लोग यूज़ करते हैं क्या, जो उनके पास स्ट्रेटजाइज डाटा कलेक्टेड होते हैं, जो अलग अलग मेथड से डाटा को कलेक्ट करके और जो उनके पास होते हैं उस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट इंक्लूड्स इफेक्ट डिसीजंस मेकिंग रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज बाय व्हाट, बाय the data collected or strategized data collected by the human resource planners या फिर मैनेजर्स, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। लेट्स रैप दिस। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, हमने अब तक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को कवर किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि स्कोप क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। क्यों वाइड है, क्योंकि ये क्या है, ये इसका काम बहुत वाइड है। ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या है, बहुत वाइड है, क्योंकि ये टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल लोग, हर लेवल के लोगों को ये क्या कर रहा है, डील कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि उनका जो एस्पेक्ट है, उनका जो काम करने का पूरा कह सकते हैं कि उनके काम करने का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। जब दायरा बहुत बड़ा हो जाता है तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके ड्यूटीज़ वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसके कारण उनका स्कोप भी बढ़ जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का स्कोप, यानी कि उनके मैनेजर्स का स्कोप क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं और कैसे करते हैं, और ये सारा काम क्यों करते हैं। सब काम का जवाब एक है, टू अचीव द डिजायर्ड गोल या फिर प्री डिटरमाइंड गोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहला स्कोप क्या लगता है आप लोगों को कि क्या हो सकता है? सबसे पहला स्कोप होता है कि ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के पास जो मैन पावर का रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन करता है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट कीप्स records it keeps records of current manpower within the ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिकॉर्ड रखना, ये काम किसका है, ये काम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वालों का, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, असेसिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। क्या है, असेसिंग द
फ्यूचर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर में क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है, इस चीज़ को एक्सेस करना, यानी कि इस चीज़ को भी सोचना, समझना, भांपना किसका काम है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानर्स का। तो असेसिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ किसका? मैन पावर, कि फ्यूचर में कितने लोगों की ज़रूरत हो सकती है कंपनी में, और उस चीज़ को एसेस करके क्या करना, उस चीज़ को एसेस करके अकॉर्डिंगली वर्क करना, ताकि जब सच में रिक्वायरमेंट आए तो ऐसा नहीं हो कि फिर वो प्रोसेस को शुरू किया जाए, उनके पास लोग हो। एक्सेसिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिया। अब जब एक्सेस हो गया है, ठीक है, फ्यूचर प्लान्स जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट का हमें आइडिया हो गया, हमने भांप लिया है कि क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है फ्यूचर में, तो हम क्या करेंगे? मेकिंग प्लान फॉर इट्स रिक्रूटमेंट, वी विल मेक प्लान, ठीक है, मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट प्रोसेस मतलब क्या हो गया? जब कोई भी नए इंसान को कोई भी नई नौकरी पे रखते हैं, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट प्रोसेस बोलते हैं। तो क्या कहने का सेंस है? कहने का सेंस है कि मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट। ऑल्सो क्या करना है? टू फेज आउट, मतलब कि टू फेज आउट द सरप्लस मैन पावर। मतलब अगर किसी कंपनी में 50 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे 55 लोग काम कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि किसकी रिक्वायरमेंट कंपनी को बिल्कुल भी नहीं है। ये ध्यान रखना है कि कहीं कंपनी बहुत ज़्यादा लोगों को तो एम्प्लॉय नहीं करके बैठा हुआ है, जितना काम ही नहीं है उससे ज़्यादा एम्प्लॉय करके बैठे हुए, रिक्रूट करके बैठे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? ऐसे सिनेरियो में क्या हो जाएगा? कंपनी का प्रॉफिट है वो घटते चला जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? ध्यान देना है, यानी कि टू फेज आउट द सरप्लस ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब क्या होता है? अब एक और क्या हो सकता है स्कोप? अगर चलिए हमने क्या किया, हमने करंट वर्कफोर्स का रिकॉर्ड बना लिया, उसके अलावा हमने ये एसेस कर लिया कि फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, और इस हिसाब से हमने प्लान्स भी बना लिए फ्यूचर रिक्रूटमेंट के लिए। तो उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि सरप्लस मैन पावर तो कहीं नहीं अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर उसको हटाने का भी प्रोसेस करना पड़ रहा है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन में न्यू रिक्रूटमेंट आए हैं, उनको क्या करना? टू प्रिपेयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, टू प्रिपेयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी हम लोग क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, किसके लिए? जो भी नए लोग आएंगे उनके लिए। हो सकते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, कुछ क्लर्क हो, कुछ ऑफिसर लेवल हो, कुछ मैनेजर लेवल के लिए आए हों, कुछ ऑडिटर हो, कुछ स्पेशल ऑफिसर्स हों। तो उन सब के लिए उनके हिसाब से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट कराना भी किसका काम है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानर्स का। ठीक है, एक बार फटाफट वापस से क्या है? इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ करंट मैन पावर। हमेशा क्या करते हैं? रिकॉर्ड रखते हैं किसका? करंट मैन पावर का। कौन रखते हैं? प्लानर्स रखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानर्स रखते हैं। एक्सेसिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है? मैन पावर का। किसका? फ्यूचर रिक्वायरमेंट बहुत तरीके का हो सकता है, लेकिन मैन पावर का क्या फ्यूचर रिक्वायरमेंट हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में? इसको एक्सेस करना, यानी कि इसको तौलना, ये काम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानर्स का। फिर क्या है? मेकिंग प्लान, किस चीज़ का प्लान बनाना? फ्यूचर रिक्वायरमेंट का। फ्यूचर में कितने लोगों की ज़रूरत हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, इसका भी प्लान बनाना क्या काम में आता है? स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानर्स में। फिर क्या है? फेज आउट, मतलब कि ये एक तरीके से कहना है कि लोगों को, जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको प्रॉपर नोटिस दे के और जो भी उनका रीइम्बर्समेंट प्लान्स है वो सारे चीज़ फुलफिल करके
सरप्लस मैन पावर को हटा देना, अगर इन केस कोई सरप्लस है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो नए लोग को आप लोग वो लोग क्या करेंगे, अपॉइंट कर रहे हैं, उनको उनके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी अरेंज करना उनका ही काम है, क्योंकि हो सकता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका क्या हो, अलग अलग हो। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए अपने कंपनी में आप उनको ट्रेनिंग इसलिए देंगे ताकि आप उनको इस अपने काम के दायरे को समझा सकें, ठीक है, काम करने के तरीके को समझा सके। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस चीज़ के लिए क्या होगा, प्रिपेयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये क्या हो गया, स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो दिस वाज ऑल फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो था हमारा यही ख़त्म होता है। हमने सब कुछ पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा, ह्यूमन रिसोर्स डेफिनेशंस पढ़ा है, यानी कंसेप्ट हमने क्लियर किया। फिर हमने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमने ये भी ध्यान दिया कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है वैसे वैसे उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते। इसलिए हमने कुछ मेजर ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को पढ़े हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करने चाहिए। किस लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, फॉर अचीविंग इट्स डिजायर्ड गोल। उसके बाद हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। और उसके बाद आता है स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानर्स का स्कोप, यानी कि क्या तरीके का काम है, कहाँ कहाँ उनका काम फैला हुआ हो सकता है और किस तरीके से उनको फिनिश करना चाहिए, ये था हमारा स्कोप ऑफ प्लानिंग में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ, वो है प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। चलिए अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, प्लानिंग प्रोसेस। क्या है, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग प्रोसेस जो है वो कंसर्न्ड होता है किस चीज़ से, कंसर्न्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिफाइन करने के लिए और उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ये डिटरमाइन करने के लिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं दैट प्लानिंग प्रोसेस is concerned with defining the organization goal and to determine the requirement of resources to achieve. Planning process is concerned with defining the organization goal and to determine the requirement of resources to achieve the desired. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, ये क्या है, एक तरीके का डेफिनेशन है किस चीज़ का, प्लानिंग प्रोसेस का, ठीक है। तो प्लानिंग प्रोसेस क्या कहता है, प्लानिंग प्रोसेस ये कहता है कि उसका काम है ये डिफाइन करना, क्या डिफाइन करना, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, और क्या डिटरमाइन करना, क्या करना, डिटरमाइन करना। डिफाइन क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, और डिटरमाइन क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है रिक्वायरमेंट, किस चीज़ का रिक्वायरमेंट, रिसोर्सेस का रिक्वायरमेंट। तो प्लानिंग प्रोसेस जो है वो कंसर्न्ड विथ डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, उनका काम है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सही तरीके से क्या करे, डिफाइन करे, और ये डिटरमाइन करे कि उस गोल को पाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो कंपनी को, जो ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, और फिर वो कैसे वो लोग ला सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया और प्लानिंग प्रोसेस का डेफिनेशन। इट इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट, डेफिनेशन।
चलिए अब हम लोग इतना तो जान गए कि प्लानिंग प्रोसेस क्या है। प्लानिंग प्रोसेस क्या है? प्लानिंग प्रोसेस जो प्लानिंग प्रोसेस है वो क्या करता है, वो ये इंश्योर कराता है कि उनके एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन का गोल पता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है जो ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ेगी, और ये प्रोवाइड करना प्लानिंग प्रोसेस में आता है। यानी कि ये डिटरमाइन करना कि कौन सा काम कैसे होगा, किस रिसोर्स के साथ होगा, कब होगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो डिज़ायर्ड गोल है वो हम लोग सही समय पे विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एट द राइट टाइम द गोल कैन बी अचीव्ड। इसीलिए प्लानिंग प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स है जो इन्वॉल्व किए गए हैं ताकि जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो सही तरीके से अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोसेस का हम लोग अब पढ़ते हैं। क्या हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस का, किस तरीके से मतलब प्लान प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अंडर प्लानिंग प्रोसेस आता है क्या? सबसे पहले आता है परसेप्शन। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले आता है परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले क्या आ गया? परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं अवेलेबल कहाँ पे, मार्केट में, वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है जब हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ को समझ लेंगे कि क्या मार्केट में किस चीज़ का अपॉर्चुनिटी है, हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करें अपने पैसे को, ऑर्गेनाइजेशन को अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का मार्केट में होना बहुत ज़रूरी है। और कौन सा अपॉर्चुनिटीज़ फेवरेबल है ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? परसेप्शन करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ का। यानी कि हम लोग ढूंढते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है। जब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? स्टैब्लिश करेंगे। क्या स्टैब्लिश करेंगे? स्टैब्लिश करेंगे ऑब्जेक्टिव, स्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आएगा कि हाँ इस मार्केट बेस में हमारा फ़ायदा हो सकता है, यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव को स्टैब्लिश करेंगे। ऐसा नहीं हो कि हम लोग एकदम से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ, बहुत सारे यानी प्रॉफिट भी कमाना है, नाम भी कमाना है, पैसे भी और वेल्थ में मैक्सिमाइज करना है और एक ही साथ बहुत सारे पैसे कमा ले, नहीं। वो क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करेगा। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि फ़िलहाल हम 6 महीने के लिए छोटे पैसे से यानी कम पैसे से यानी कम कैपिटल से हम शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे ग्रो करेंगे। एकदम से क्या बिलियनेयर नहीं बन सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। सेम प्रोसेस है कि इस्टेब्लिश करेगा ऑब्जेक्टिव ताकि कभी भी आने वाले समय में वो आंधे मुंह नहीं गिर जाए ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है? प्लानिंग प्रोसेस को पूरी तरीके से समझना पड़ता है। तो पहला पॉइंट है परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद होगा जब अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएगी तो क्या करेंगे? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को स्टैब्लिश करेंगे। अब जब ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश हो गई है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे डेवलप करेंगे। क्या? डेवलप प्लानिंग प्रीमाइसेस, मतलब प्लानिंग प्रीमाइसेस मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आए कि हाँ फलानी जगह अपॉर्चुनिटी है, हम लोग वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और बैठे बैठे उन्होंने ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड कर लिया है, तो अब वो क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। किस चीज़ को? प्लानिंग प्रीमाइसेस को। मतलब कि वो अब सारा प्लानिंग इन रियल कोशिश करेंगे करने का। ठीक है, कि कैसे कैसे आगे चीज़ों को डील करना है। इस चीज़ के लिए वो लोग क्या करेंगे? पूरा एक बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। ठीक है,
किस पे, पेन पेपर पे या फिर पीडीएफ में या फिर फॉर्म पे पीपीटी बनाएंगे। जो भी तरीका है उनका अपना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि जो भी रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जिस भी चीज़ के लिए डील करेगी उस चीज़ के लिए उन्हें प्लानिंग करना पड़ेगा, और इसीलिए वो प्लानिंग प्रीमाइसेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, चलिए ये था, हम थोड़ा इजी होगा समझने में। ठीक है, कलर्स मैंने चेंज किए हैं। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। मतलब कि और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास, ताकि हम लोग क्या करें, अलग अलग तरीके के ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। ऐसा नहीं है ना कि हमें लाइक आलू चिप्स बनाना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है एक लेस, जैसे लेस एक ऑर्गेनाइजेशन है ना अपने आप में, उस वो क्या करते हैं, आलू के चिप्स बनाते हैं। तो क्या है, उन्होंने ऐसा नहीं कि वो एकदम से सोच के कि लेट्स डू आलू का चिप्स। आलू के चिप्स भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा लोगों को क्या पसंद है ये समझ के, और वो उनका बेस्ट क्या है, पहले वो क्या क्या ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। अब जैसे कि शुरुआत जब उन्होंने की होगी तो उन्होंने सोचा होगा कि लेट्स गो फिर आलू चिप्स, ठीक है। तो आलू चिप्स में फ्लेवर्स भी तो होते हैं, तो उन्होंने सोचा होगा, तो वही पहले सोचा होगा। तो आइडेंटिफाइंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब क्या हो गया, आलू के चिप्स में फ्लेवर्स भी तो हो सकते हैं, शेप्स भी तो हो सकते हैं, साइज भी तो हो सकते हैं, अमाउंट भी तो हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के। जैसे कि फ्लेवर्स की बात करते हैं, प्लेन सॉल्टेड आता है, चीज़ी लवर्स आता है, हर्ब्स वाले आते हैं। तो क्या है, ये क्या है, उन्होंने एक्सप्लोर किया। लेकिन शुरुआत में तो उन्होंने पहले क्या किया होगा, देखा होगा कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबिलिटी है और क्या उन्हें चूज़ करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोरेटिव नहीं हो सकते या वाइल्ड नहीं हो सकते, कुछ भी उठा के नहीं बना सकते। क्या पता मार्केट को पसंद आया या नहीं है और उनका बिजनेस शुरू होने से पहले ही बैठ गया हो। इसीलिए उन्होंने क्या किया होगा, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस चुना होगा कि क्या क्या तरीके से कर सकते हैं। हम लोग शुरू 5 रुपये वाले से करें कि 10 वाले से करें कि 30 रुपीज़ वाले से पैकेट से करें। तो ये सारे अलग अलग तरीके के जो कोर्स ऑफ एक्शन है, उन्होंने उनको एक पहले आइडेंटिफाई किया, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा बात है। उसके बाद क्या करते हैं, जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है, जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो अब हम लोग करते हैं इवैल्यूएट। क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे किसको, ये सारे ऑल्टरनेटिव्स को। तो हम लोग लिख सकते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया ऑल्टरनेटिव्स का, तो अब हम उसे इवैल्यूएट करेंगे। मान के चलिए कि हमने इवैल्यूएट कर लिया, पहले आइडेंटिफाई कर लिया, 4-5 पॉइंट्स उसमें कर लिए। अब उसमें हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, मतलब कि हम लोग देखेंगे कि हमें किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। जब हमने वेरियस कोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स वाले जो एक्शन है, यानी कि मान के चलिए कि हमारे पास 4-5 ऑल्टरनेटिव्स थे, ठीक है, या 3 मान के चलते, ठीक है ना, 3 ऑल्टरनेटिव्स थे। तो अब हमारा काम क्या है, मान के चलिए लेस का उन्होंने पैकेट वाले पे बात की थी, 5 रुपये वाले पैकेट, 10 वाले पैकेट और 15 वाले पैकेट, 30 वाले पैकेट रखे हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सारे 3 हो सकते हैं। हम जो कंपनी है, हम इस 3 चीज़ को एलिजिबल हैं, केपेबल हैं इस 3 चीज़ में प्रोडक्शंस करने के, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इवैल्यूएट करेंगे कि हम लोग अब सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ में है, 30 वाला इन्वेस्ट करें, 5 वाला बनाए या 10 वाला बनाए, ठीक है। तो इवैल्यूएट करना है। क्यों इवैल्यूएट करना है, प्रॉफिट देखना है कि हमें कितना कौन सा बनाए कि हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो और हमारी लागत जो है वो हमारी लागत कम से कम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो हम लोग क्या करेंगे,
ऑल्टरनेटिव्स को क्या करेंगे, अब इस तीनों ऑल्टरनेटिव को वो इवैल्यूएट करेगा। हो सकता है कि उन्होंने इवैल्यूएट करके समझ में आया कि हो सकता है कि लोगों को बस इतना पैसा नहीं और कोई नई चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस कंपनी विथ ₹5 वाला लेस, ₹5 वाले लेस से उन्होंने शुरुआत की। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने इवैल्यूएट किया। ठीक है, और उसके बाद जो इवैल्यूएट के बाद हुआ, सेलेक्ट किया। क्या सेलेक्ट किया? बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी उनको बेस्ट समझ में आया। और उनको समझ में क्या बेस्ट वाला आया था? 5 वाला। तो सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, हमने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, अब बेस्ट ऑल्टरनेटिव को उन्होंने चुन लिया। उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया, फिर इवैल्यूएट किया, फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चुन लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उन्होंने सपोर्टिंग प्लान्स बनाए। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ सपोर्टिंग प्लान्स। ठीक है, अब उन्होंने बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुना है, अब उसके लिए उनके पास सपोर्टिंग प्लान्स भी होने चाहिए। उन्होंने उसको बेस्ट क्यों माना है? ठीक है, क्या क्या रीजंस थे जिसके कारण वो इस कंक्लूजन पे आए कि ये जो ऑल्टरनेटिव्स हमने निकाले थे इसमें से यही वाला सबसे बेस्ट है। इसके लिए उन्हें क्या करना है, प्लान्स जो है, उन्होंने जो डिसीजन लिया है उनके लिए उसको सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, यानी फॉर्मुलेटिंग द सपोर्टिंग प्लान्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जब प्लान्स रेडी हो गए तो अब प्रोडक्शन शुरू होगा ना। तो इवैल्यूएटिंग, नॉट इवैल्यूएटिंग, इट्स शुड बी, क्या बोल रहा है, अब हम लोग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ को स्टैब्लिश करेंगे। जैसे अब लेजी वाले पे हम लोग बात कर रहे थे, तो अब क्या करेगा, वो लोग सारे एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस करना शुरू करेंगे। मतलब कि आलू कहाँ से आएगा, कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, किस शेप में होगा, पील्ड होगा, नॉन पील्ड होगा, फ्लेवर्ड होगा या प्लेन होगा। अगर फ्लेवर्ड है तो कौन से फ्लेवर में होगा, कौन सा पैकेट होगा, किस कलर का पैकेट होगा। तो एवरी डिसीजन फ्रॉम मेकिंग द रॉ मटेरियल टू द फाइनल प्रोडक्ट, यानी फ्रॉम अचीविंग द होल प्रोडक्ट इन हैंड, वो सारा जो रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ से कहाँ कौन सा स्टेप पहला होगा और कौन सा स्टेप आखिरी होगा, कौन से स्टेप्स हैं जो बीच में होंगे। और ये सारा करने का रीज़न क्या है, ताकि ओवरलैप नहीं करे, कोई भी काम ओवरलैप नहीं हो या डबल नहीं हो जाए। तो उससे अगर बार बार एक ही काम बार बार हो रहा है, ऐसे एक ही में एक मशीन की कैपेसिटी मान के चलिए 15 kg की है, पर उसमें आप 10 kg डालें, तो लेकिन मशीन तो चल रही है ना, मशीन तो डेप्रिसिएट करेगी ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक भी तो लग रहा है उसमें, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी तो बढ़ रहा है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ रिसोर्सेज का हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके, इसलिए सारे काम को प्रॉपर सीक्वेंस वाइज में हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। और उसके बाद आएगा क्या, जब सारा काम हो जाएगा, जब फाइनल प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाएगा, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू, मार्केट में डालने से पहले क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे और उसके बाद फॉलो अप करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिव्यू एंड फॉलो अप। और ये है हमारा प्लानिंग प्रोसेस। एक बार फिर से फटाफट हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है। देखिए, प्लानिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को और डिटरमाइन करता है वो रिसोर्सेस को जो कि उस गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, किसकी ज़रूरत है, रिसोर्स की ज़रूरत है। किसे ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर सके। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है ये डिफाइन मैंने कर दिया। अब देखिए, प्लानिंग प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हैं।
परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी सबसे पहला है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को पता होनी चाहिए कि किस मार्केट में उनके पास उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, कहाँ वो कंपनी जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, एस्टैब्लिशिंग दी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे कि हमारा मोटिव क्या है, 1 महीने में कितना कमाना, 2 महीने में कितना कमाना, हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा और हम कितना लागत लगा सकते हैं और कितना उस लागत से वापस प्रॉफिट के रूप में चाहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव को क्लियरली स्टैब्लिश करना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, मैल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो सकता है, एट द एंड ऑफ लॉस में जा सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें जो नेगेटिव यानी कि डाउनफॉल की तरफ आपको ले जा सकते हैं। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे प्लानिंग प्रीमाइसेस को, कौन सा काम कैसे होगा, ये सारी चीज़ें को तय करेंगे कहाँ से होगा। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाइंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब जितने भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, जैसे कि अगर लेस वाले में कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, इंडिया में करना चाहिए, बाहर करना चाहिए, अमेरिका में करना चाहिए, यूएस में करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, सामान रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फ्लेवर्स क्या होंगे, पैकेज, ये सारे कोर्स ऑफ एक्शंस जो हैं वो सारे डिस्कस करके आइडेंटिफाई करके डिस्कस करने चाहिए। उसके बाद हमें इवैल्यूएट करना होगा वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन, जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस थे हमारे, वो हमें क्या करने, इवैल्यूएट करने हैं। जब इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा, द बेस्ट अल्टरनेटिव निकलेगा जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सारे प्रोसेस के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है और कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन है जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा, और फिर हम लोग उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, उसी प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। जब कोर्स ऑफ एक्शन मेरा ऑल्टरनेटिव हमारा एकदम डिसाइड हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लान्स बना लेंगे कि कब कौन सा काम कैसे किस रूप में कितने हिसाब से होगा। एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड इन दिस थिंग, फॉर्मुलेटिंग ऑफ सपोर्टिंग प्लान्स। उसके बाद क्या है, स्टैब्लिशिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब कि हम लोग कौन से एक्टिविटीज़ पहले होंगे, क्या रॉ मटेरियल पहले आएगा या फिर पैकेजिंग के लिए जो मटेरियल है वो पहले आएगा, या फिर मशीनरी पहले आएगा, या फिर हमें पहले लोकेशन फाइंड करना है, कौन सा एक्टिविटी पहले कहाँ पर होगा, कैसे होगा। ये सारे चीज़ को करने के लिए हमें एक सीक्वेंस में लिस्ट बनाना होगा। अब ऐसा नहीं हो कि हमने ये करने का ज़रूरत क्यों है, हो सकता है कि पहले आपने लेस की कंपनी ने पहले आलू को एक्सपोर्ट कर लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन अब एक्सपोर्ट तो उन्होंने कर लिया लेकिन उनके पास वेयर हाउस ही नहीं है, तो ऐसा नहीं हो कि वो वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो यानी कि आलू इंपोर्ट करने से पहले उनके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर वेयर हाउस होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो कि वेयर हाउस तो आपके पास है लेकिन आलू ही नहीं आ रहा है, तो प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को टाइमली सपोर्ट करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, उन्हें स्टैब्लिश कर लेना चाहिए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, कौन सा काम कैसे कब किस तारीख को होगा, कितने पैसों के साथ होगा, ये सारा चीज़। उसके बाद जब वो सारा चीज़ प्लान बन जाएगा तो वो फिर हमें उसे क्या करना है, एक्शन में लाना है, सारे काम को रेडी करके काम करना है। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो हमें वो चीज़ को क्या करना है, बनने से पहले ये सारा काम कब होगा, ये सारा काम जब हो जाएगा तो हमें रिव्यू एंड फॉलो अप, यानी कि दिखाना होगा दूसरे लोगों को, रिव्यू लेना होगा कि क्या सही है, कि क्या होता है कि आपकी नज़र से आप बहुत सही हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जब नज़रिया बदलता है तो इसमें से भी कोई गलती या फिर डीमेरिट्स छुपी हुई जो होती है वो दिख जाती है दूसरों को, क्योंकि वो क्या है, एक फ्रेश पेयर ऑफ आइज़ है और उनका देखने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिव्यू एंड फॉलोअप की। अब आप रिव्यू ले लिए, उनको कुछ समझ में आया कि नहीं फलाना फलाना करके आप और बेटर अचीव कर सकते हैं, तो आप उसे क्या करेंगे, आप उसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करना नहीं करना वो आपकी मर्जी होती है, लेकिन अगर वो आइडिया बहुत अच्छा है, इनोवेटिव है, तो वाई नॉट वाला केस है, तो आप उसे रिव्यू करेंगे और फिर वापस से फॉलोअप के लिए जाएंगे। ये सारा प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होते हैं उसको अचीव करने के लिए हेल्पफुल होता है। सही तरीके से काम करने पे ये क्या करेगा, इससे होगा क्या कि आपका समय बचेगा, टाइम कंज्यूम कम होगा, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होगा, सब कुछ सही तरीके से रहेगा,
तो ईजिली हैंडल होगा, स्मूथ फंक्शनिंग होगा, बहुत सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्लानिंग प्रोसेस। अब हम लोग जाएंगे क्या, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के बारे में। ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन यानी कि कोई भी प्लानिंग जब होती है तो उसमें ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, हमने बार बार कहा स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, और सही स्ट्रैटेजी बनाने से क्या होती है, सही स्ट्रैटेजी जब आपके पास रहती है तो कोई भी काम इजीली और स्मूथली हो जाता है और बिल्कुल भी उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो उससे क्या होता है, टाइम बच जाता है। ऐसा नहीं हो कि आपने बिल्कुल भी कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं फॉर्मुलेट किया और उसके बाद बिल्कुल जैसे कि ये वाला चार्ट जो मैंने बनाया, अगर ये नहीं फॉर्मुलेट किया है तो हो सकता है क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो जाएगा, वेस्ट ऑफ वर्क भी हो सकता है, वेस्ट ऑफ मनी भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में हैंडल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, formulating your strategies in such a way that it enhances your abilities, capabilities, technological advancement and the end product is the best desired product। मतलब कि क्या, स्ट्रैटेजी आप फॉर्म कर लेंगे जब, ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन जो होता है वो बेसिकली 3 स्टेप कवर करता है। क्या करता है, it basically covers 3 steps. It covers 3 steps। ठीक है, ये 3 steps कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या करता है, डिटर्मिनेशंस ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो फॉर्मुलेट करना। क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी आने वाले 5 साल में अपने आप को कहाँ देख रहा है, आने वाले 10 साल में कंपनी अपने आप को कहाँ देख रहा है। इसीलिए उनका ऑब्जेक्टिव, आने वाले 10 साल में क्या ऑब्जेक्टिव उनका होना चाहिए, ये डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव इन द लॉन्ग रन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है डेवलपिंग अ पर्टिकुलर कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या होता है कि डेवलपिंग एक प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन को हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफाइड कंसर्न के लिए एक डेवलप करेंगे। जैसे देखिए पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था टू डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दूसरा था टू डिटरमाइन, देखिए क्या है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन जो है वो बेसिकली 3 पार्ट में कवर करती है अपने आप को। पहला है कि वो उनका काम क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है जो ऑर्गेनाइजेशन का, उसको डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है। फिर क्या है, डिटरमाइन करती है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, टू डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम ऑब्जेक्टिव लॉन्ग रन में क्या करें, डिटरमाइन करते हैं, उनका कोर्स ऑफ एक्शन भी डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा क्या है, एलोकेटिंग रिसोर्सेस। ठीक है, मतलब क्या, जो स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी क्यों बनाई जाती है, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उनका जो गोल होता है उनको अचीव करने के साथ साथ कंपनी अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देख रही है, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। क्या कंपनी बिल्कुल बस 1 साल के लिए मार्केट में आई थी, ऑब्वियसली कोई कंपनी ऐसी नहीं आती कि 1 साल कंपनी प्रॉफिट कमाए, रैप अप किए और घर गए, नहीं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन जब मार्केट में आता है तो शुरुआत वो छोटे से समय के लिए करता है, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 8 महीने के लिए। लेकिन अगर उसे प्रॉपर प्रॉफिट
अर्न होने लगता है तो वो क्या करता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर यही आता है कि लॉन्ग टर्म में वो कंपनी आपको अपने आप को कहाँ देख रही है, आने वाले 5 साल में वो कंपनी अपने आप को कहाँ देख रही है, ये डिटरमाइन करना ही बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, ये भी डिटरमाइन करना, क्या, कोर्स ऑफ एक्शन। कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन, जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, मतलब कि जो कोर्स ऑफ एक्शन वो अभी अपना रहा है, जिस वे से, जिस मेथड से वो अभी बिजनेस कर रहा है, क्या वही मेथड होना चाहिए, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या कोई इम्प्रोवाइज करना चाहिए, या बिल्कुल उसी मेथड से आगे बढ़ना चाहिए, या फिर बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच को अप्लाई करना चाहिए। ये भी डिटरमाइन करना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी के अंदर आ जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, एलोकेट करना, किस चीज़ को, रिसोर्सेज को। क्यों, जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज ज़रूरी हैं ऑर्गेनाइजेशन को उनके डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए, उनको रिसोर्सेज को एलोकेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ एलोकेटिंग रिसोर्सेज दैट आर नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एलोकेटिंग रिसोर्सेज that are necessary to achieve the organization objective। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो क्या करना, वो उसे मुहैया कराना। मतलब कि जो भी रिसोर्सेस इस आने वाले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से कंपनी को अवेलेबल कराना, ये काम किसके अंदर आता है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में आता है, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन बेसिकली कवर्स इन 3 steps, that is determination of long term objectives of an organization, to determine the course of action of the concerned organization, and also to allocate resources that are necessary to achieve the organization's objective। ये था हमारा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। अब हम लोग वापस से प्लानिंग पे पहुंचते हैं। प्लानिंग जो है बहुत लेवल पे होती है, ऐसा नहीं कि प्लानिंग सिर्फ ग्राउंड लेवल पे होती है, प्लानिंग हर एक लेवल पे होती है, ठीक है। प्लानिंग कॉर्पोरेट लेवल पे होती है, प्लानिंग बिजनेस लेवल पे होती है, प्लानिंग फंक्शनल लेवल पे होती है, ठीक है। तो अब प्लानिंग हर लेवल पे रिक्वायर्ड है। जब स्ट्रैटेजी हो गया, सारा कुछ डिसाइडेड है, तो प्लान करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी बन गया और फिर बस धड़ल्ले से जाके आप काम करें, नहीं, हर एक स्टेप पे प्लानिंग की ज़रूरत होती है, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल हो, चाहे वो फंक्शनल लेवल हो, चाहे वो बिजनेस लेवल हो, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस। दैट इज प्लानिंग प्रोसेस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स चेंज द टॉपिक टू प्लानिंग एट डिफरेंट लेवल्स।